चलिए, अच्छा तो अपन पढ़ रहे थे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क एनालिसिस करना, है ना। आपने आरओएल और ईओक्यू डिसाइड कर लिया, आपका जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट था मटेरियल का, उसके अकॉर्डिंग आपने आरओएल डिसाइड कर लिया, आपने ईओक्यू डिसाइड कर लिया, आपने सीसी कैमरास भी लगा लिए, है ना। आपने जैसे मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस भी बनाया, आपने बीआरएस भी बनाया, आपने जितने भी कंट्रोल्स मुझे बताए थे वो सारे कंट्रोल्स आप आपके बिजनेस में रियल में अप्लाई कर रहे हो क्या। आप इन सब के बाद भी जैसे आरओएल ईओक्यू अप्लाई करने के बाद में क्या मुझे श्योरिटी दे सकते हो कि 100% आपका स्टॉक आउट नहीं होगा? नो मैम। क्या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में आप मुझे ये श्योरिटी दे सकते हो कि कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है या फिर कोई भी एरर नहीं है? नहीं दे सकते, है ना। तो आपने कंट्रोल्स लगाने के बाद भी कुछ रिस्क बिजनेस के अंदर रह जाती है ना। उस रिस्क का लेवल हम डिसाइड करते हैं। दो टाइप की रिस्क हो गई, इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को हम रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर देते हैं? कंट्रोल्स लगाने करके। कंट्रोल्स लगा करके रिड्यूस तो कर दिया, पर हम उसे जीरो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नाउ अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि हम यहाँ पे मेनली फाइनेंशियल्स की बातें कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट्स की, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंट्रोल्स लगाने के बाद भी क्या रिस्क है कि कुछ ना कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रह सकता है। इस रिस्क का एनालिसिस ऑडिटर करता है। क्यों करता है ये एनालिसिस? ताकि वो प्लानिंग में उससे हेल्प करे। प्लानिंग के अंदर जा रही हूँ अभी मैं, प्लानिंग के अंदर उसकी हेल्प करे। क्या हेल्प करे? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करने में। मैंने आपको 3 वर्ड्स लास्ट चैप्टर में छुड़वाए थे कि ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट याद आ रहे हैं? यस मैम। जस्ट वेट। तो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को डिसाइड करने के लिए काम में आता है एनालिसिस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैंने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद में मैं प्लानिंग करने जाऊंगी, ठीक है। प्लानिंग में मैं क्या करती हूँ? प्लानिंग में मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे मेरे जो क्लाइंट का बिजनेस है उसके कौन से एरियाज के अंदर कितना इन डेप्थ चेकिंग करना है, और ये टोटली मेरा बेस्ड रहता है जो मेरी इससे जस्ट प्रीवियस स्टेप का रिजल्ट आता है कि आपकी रिस्क बहुत हाई है, मीडियम है या लोअर आ रही है ना। इसके ऊपर मेरा डिसाइड करता है प्लानिंग करना, ठीक है। अब मैं 3 वर्ड से समझा रही हूँ आपको, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, है ना। क्या होता है ये? जैसे मानो मैंने आपके इंटरनल कंट्रोल्स का रियलिटी चेक करने के बाद में ये फाइंड आउट किया कि आपके बिजनेस में इन्वेंट्री से रिलेटेड रिस्क क्या है? ज्यादा है। मटेरियल से रिलेटेड रिस्क क्या है? ज्यादा है। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे यहाँ पे मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब जो भी काम मैं ऑडिट एसेस के अकॉर्डिंग करने वाली हूँ वो मुझे क्या करने पड़ेंगे? थोड़े से इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो नेचर मतलब विच टाइप ऑफ सेक्टर, विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना, जहां पे रिस्क ज्यादा है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज एन नेचर, है ना। जैसे परचेज में मेरे पास रिस्क कम है, सेल्स में मेरे पास रिस्क ज्यादा है, इन्वेंट्री में मेरे पास रिस्क ज्यादा है, बट असेट्स के यहाँ पे मेरे पास में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। तो मेरा कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है जहां पे मेरा रिस्क हायर है या रिस्क लोअर है, ये मैं डिसाइड करती हूँ किससे? जो मेरा लास्ट स्टेप था, जो मेरा लास्ट स्टेप था उससे मैं डिसाइड करती हूँ। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? थोड़ा मैम क्या बोला समझ ही नहीं आया।
अच्छा वापस से बताती हूँ। एनालिसिस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट समझ में आया? 2 टाइप की रिस्क होती है। मैंने एनालिसिस किया कि रिस्क कितनी है। समझ में आया? इनहेरेंट और वो हाँ, ये समझ में आया ये चीज ना? ओके। इनहेरेंट और मैम इनहेरेंट और दूसरी कौन सी थी? कंट्रोल का फुल रिस्क, कंट्रोल रिस्क है ना। ना अब क्या किया मैंने पता किया कि यार रिस्क यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, हर एक सेक्टर में ज्यादा नहीं है, अलग अलग सेक्टर है। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मेरा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, मेरा फिक्स्ड एसेट डिपार्टमेंट है। तो हर एक जगह पे रिस्क ज्यादा नहीं है। सिर्फ हम मान के चलते कि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में आपकी रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या मैं हर एक डिपार्टमेंट में ही बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालूंगी या फिर केवल इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में एफर्ट्स ज्यादा डालूंगी? इन्वेंट्री, ओनली इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में एफर्ट्स ज्यादा डालूंगी। तो जब मैं प्लानिंग करने बैठी ऑडिट का, तो प्लानिंग में मैं क्या डिसाइड करती हूँ, किस टाइप के नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे कितना टाइम डिवोट करना है और उसको कितना इन डेप्थ चेकिंग करना है। क्या बोला मैंने? जब मैं प्लानिंग करने बैठती हूँ तो मैं ये डिसाइड करती हूँ कि किस टाइप के नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए मुझे कितना टाइम डिवोट करना है और मेरा एक्सटेंट यानी कि मेरा इन डेप्थ चेकिंग का लेवल कितना होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, परचेज डिपार्टमेंट में मेरे पास में कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स रियल में बहुत ही अच्छे थे, तो यहाँ पे एरर्स और फ्रॉड कमिट होने के चांसेस बहुत ही लोअर हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे थे। तो मुझे परचेज ट्रांजैक्शंस के नेचर के लिए टाइम ज्यादा देना है या कम देना है? ज्यादा कम देना है मैम, ना, कम देना है ना। कोई गड़बड़ ही नहीं है वहां पे, एरर्स बहुत कम है, तो टाइम भी तो कम ही दोगे। और इन डेप्थ चेकिंग का लेवल ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? कम रखोगे। मैंने कहा कि इन्वेंट्री के अंदर मुझे जब आपके कंट्रोल्स देखे तो मुझे पता चला यार सीसी कैमरा 6 महीने तो बंद ही था आपका। ठीक है, स्टोर कीपर इतना एजुकेटेड ही नहीं है कि वो कब मटेरियल इन हो रहा है, कब मटेरियल आउट हो रहा है, हर एक चीज रिकॉर्ड ही नहीं करता है टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे रिस्क का लेवल इंक्रीज हो गया या रिड्यूस हो गया? इंक्रीज हो गया मैम, है ना, इंक्रीज हो गया। ये एनालिसिस तो मैंने लास्ट स्टेप में कर लिया। अब मुझे क्या करना है? प्लानिंग करना है। प्लानिंग के अंदर मैं 3 चीजें डिसाइड करती हूँ। क्या? नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। यानी इन्वेंट्री नेचर के आइटम्स के लिए जब भी मेरा इन्वेंट्री इन हो रहा है और इन्वेंट्री आउट हो रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मुझे टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा या कम डिवोट करना पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा, क्योंकि रिस्क क्या है? हाई है। ज्यादा इसका इन डेप्थ चेकिंग करना पड़ेगा या ओवरऑल यूं ही ऊपर ऊपर से चेकिंग? इन डेप्थ होगा मैम, इन डेप्थ चेकिंग होगा, है ना। तो जो लास्ट स्टेप थी मेरा एनालिसिस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसके ऊपर मेरी प्लानिंग डिपेंड करती है पूरी। प्लानिंग के अंदर मैं मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स का, ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब मुझे जो काम करना है उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए कितना टाइम डिवोट करना है और कितना इन डेप्थ चेकिंग करना है। ये मैं कौन सी स्टेज में कर रही हूँ? प्लानिंग के अंदर हूँ, प्लानिंग ऑफ ऑडिट। है ना। क्या अभी तक मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हाथ लगा लिया? नो मैम, अभी तक मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हाथ ही नहीं लगाया है। अभी तक सिर्फ मैं आपके बिजनेस का नॉलेज ले रही थी, आपके इंटरनल कंट्रोल्स को समझा, रियलिटी चेक किया और रिस्क का डिटर्मिनेशन किया। और अब मैंने प्लानिंग करी है। क्या प्लानिंग करी? कि मुझे परचेज को कितना टाइम देना है, सेल्स को कितना टाइम देना है, फिक्स एसेट्स को कितना टाइम देना है, कैश को कितना टाइम देना है। इस टाइप से हर एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, एक प्लान प्रिपेयर कर लिया, जिसमें मैंने ये फाइंड आउट कर दिया कि मुझे कितना ज्यादा इन डेप्थ चेकिंग करना है।
अब मैं जाऊंगी क्लाइंट के प्लेस पे और उन्हें कहूंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के आ जाओ। अब मेरे माइंड में हर एक ब्लूप्रिंट छपा हुआ है कि मुझे कितना काम करना है, छपा हुआ है ना अब मेरे पास में हर एक चीज माइंड में, है ना। अब वो मेरे सामने परचेज के सारे बिल लेकर के आ गए, क्या मैं सारे बिल चेक करूंगी? नो मैम, नहीं ना। मैम, जो मैंने क्या अभी क्या कहा था? चेकिंग करोगे, टेस्ट चेकिंग करूंगी। और मैंने अभी क्या कहा था कि परचेज डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आपके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, है ना। समझना आप जो मैं चीज बोल रही हूँ। तो मेरा मटेरियलिटी, है ना, एक और न्यू वर्ड दिया मैंने आपको, मेरी मटेरियलिटी ऑलरेडी पता है सबको, इंक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। मटेरियलिटी का मतलब समझो, मैं 10,000 रुपए वाले ट्रांजैक्शन से टेस्ट चेकिंग स्टार्ट करूंगी या फिर 1 लाख रुपए वाले ट्रांजैक्शन से टेस्ट चेकिंग स्टार्ट करूंगी, मेरे लिए मटेरियल अमाउंट छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कंपनी मैं मटेरियलिटी डिसाइड करूंगी, बट यहाँ पे मेरे लिए मटेरियल अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैं बोलूंगी आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो मटेरियल अमाउंट मेरे लिए, मतलब मैं उनको नहीं बोलती हूँ, मेरे मन में बातें करती हूँ, मेरे लिए मटेरियल अमाउंट 1 लाख रुपए का होगा, तो मैं जो भी टेस्ट चेक करूंगी ना, वो सारे बिल्स आपके 1 लाख से ऊपर वाले चेक करूंगी, उनके लिए ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करूंगी। और मेरे लिए केवल एक परचेज बिल ही ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट हो जाएगा, सिंगल एक बिल आपका। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे परचेज से रिलेटेड कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। तो आपके यहाँ पे वैसे भी परचेज बिल एक्सटर्नल होता है, तो वो सिंगल पे ही मैं रिलाय कर सकती हूँ, वही मेरे लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बन जाएगा। बट इन्वेंट्री के लिए क्या एक सिंगल चीज पे मैं रिलाय कर लूंगी? नहीं ना। नो मैम, आपके यहाँ पे रिस्क क्या है? ज्यादा है। तो इन्वेंट्री के लिए मेरा मटेरियल अमाउंट छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा? छोटा रहेगा, है ना। से कि है ना, मेरे लिए 10,000 रुपए ही मटेरियल बन जाएगा। नाउ मेरे को ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे या कम कलेक्ट करने पड़ेंगे? ज्यादा करने पड़ेगा, है ना। आपको आपका स्केप्टिसिज्म, जजमेंट बार बार यूज में लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो नाउ ऑडिट एविडेंसेस हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे बहुत बार। सफिशिएंट का क्या मतलब होता है, अप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिए? ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए। नाउ पूरे ऑडिट एविडेंसेस, हर एक चीज के लिए ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए ऑडिटर ने। सेल के लिए भी कर लिए, परचेज के लिए भी कर लिए, असेट्स के लिए भी कर लिया ना, चाहे करंट असेट्स हो, चाहे आपकी फिक्स्ड असेट्स हो, एक्सपेंसेस, इनकम, सब के लिए। नाउ वो क्या करेगा? अब एक इन एविडेंसेस के बिहाफ पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। क्या कंक्लूजन? कि इन सारे एविडेंसेस को देखते हुए अब वो ये पता करेगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यानी कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल इन एविडेंसेस के बिहाफ पे मिस स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये किसके बिहाफ पे वो ड्रॉ करेगा? एविडेंस के, ऑडिट एविडेंसेस के बिहाफ पे, है ना। अगर आपके ऑडिट एविडेंसेस एकदम बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच हो रहे थे तो उसका कंक्लूजन फेवरेबल होगा, अगर मैच नहीं हो रहे थे तो उसका कंक्लूजन अनफेवरेबल होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया? कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब इस कंक्लूजन को वो अपनी ओपिनियन बना करके किस में इशू करेगा? ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जो हमने कल तक पूरा चैप्टर पढ़ा था वो तो सिर्फ क्या आ रहा है हमारा? टेक ऑडिट एविडेंसेस, ड्रॉ कंक्लूजन एंड इशू ओपिनियन, ठीक है। इसके पहले की चीजें सारा प्रोसेस हमने आज पढ़ा है और इसके पहले का प्रोसेस ही ज्यादा मेन है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, उसे प्रोफेशनल जजमेंट स्टार्टिंग से ही फॉलो करना पड़ेगा या एंड में आकर के जजमेंट लेने उसे सारे? स्टार्टिंग से, है ना। जब से उसका ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होता है
तब से ही उसका जजमेंट एंड क्वेश्चनिंग माइंड दोनों ही स्टार्ट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, तभी उसे ये 2 चीजें अप्लाई करनी है। तो आप लोग जब ये वापस से पढ़ेंगे ना कभी स्केप्टिसिज्म या जजमेंट वाला, तो देखना वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस आपका स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट उसे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया ऑडिट प्रोसेस? यस मैम। अच्छा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है ऑडिट प्रोसेस की? मैम लेटर ऑफ एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर कौन इशू करता है? एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर। ऑडिटर। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम से 2 मिनट वेट करो। हाँ, अच्छा, एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर इशू करेगा। क्या लिखा रहता है एंगेजमेंट लेटर्स में? ऑडिट टर्म्स एंड कंडीशन, मैनेजमेंट का क्या, टाइटल, एड्रेस का नाम वाम। नाउ एंगेजमेंट लेटर इशू कर दिया, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास में? बिजनेस की नॉलेज लेंगे मैम। बिजनेस की नॉलेज ऑब्टेन करेंगे। नॉलेज लोगे, क्या क्या कैसे कैसे नॉलेज लेते हो? उसके लॉज कौन से अप्लाई होते हैं, क्या क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है वहाँ पर, किस काइंड का बिजनेस है उसका, आपका क्या इनपुट आउटपुट रेशियो है, मतलब कितना रॉ मटेरियल से कितना किस तरीके का बिजनेस है, चलता है, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, ये सारी चीजें है ना। देन नॉलेज भी ऑब्टेन कर लिया, आप क्या करोगे? इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड कर समझेंगे, उसके मैनेज। यस, इंटरनल कंट्रोल्स को समझोगे। समझेंगे कैसे? रियलिटी चेक करते हो या सिर्फ जो बताता है वो सुनते हैं? मैम जो बताते हैं ठीक है, ऑडिटर से हमने कुछ क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ पे सीसी कैमराज है क्या, वो यस और नो में आंसर भी दे सकता है, या फिर वो हमें बैठ करके पूरा सिस्टम समझा सकता है। किसी भी तरीके से हमें उनके इंटरनल कंट्रोल्स को समझना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, मटेरियल एनालिसिस करते हैं, रिस्क को एनालिसिस करते हैं। ठीक है मैम जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं जो सही है कि नहीं उनको सबको हाँ, चेक करते हैं। गुड, रियलिटी चेक करते हैं यहाँ पे, और फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि कंट्रोल्स लगाने के बाद भी आपके बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होने के क्या चांसेस हैं। दैट इज नोन एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अगर आपकी रिस्क हाई होगी तो आपका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क क्या होती है? जो स्टार्टिंग में होता है, कंट्रोल की जाती है, जो कंट्रोल कर सकते हैं। इनबिल्ट रिस्क है बिजनेस के अंदर। अगर हम कंट्रोल्स नहीं लगाते हैं तो हमारा लेवल ऑफ रिस्क कितना होगा बिजनेस के अंदर? दैट इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क, है ना। रिस्क विदाउट कंट्रोल्स, और कंट्रोल रिस्क क्या हो गई? कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बाद में भी क्या रिस्क हमारे पास में है बिजनेस के अंदर? दैट इज कंट्रोल रिस्क। ओके, क्लियर? यस। नाउ प्लानिंग के अंदर ऑडिटर क्या करता है? मतलब उसको कौन सी चीज को चेक करना है, कैसे करना है, मटेरियल इसको ज्यादा चेक करना है। इसके लिए कीवर्ड याद रखोगे, क्या डिसाइड करता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, एंटी है ना। अच्छा, प्लानिंग एक आपने बताया था, क्या बोल रहे हो? आपने मटेरियलिटी एक वर्ड बताया था, वो किस कौन से पॉइंट में वो बताया था? प्लानिंग के अंदर ही बताया था मैंने कि आप ये डिसाइड करते हो कि कितना अमाउंट मटेरियल है मेरे लिए। जैसे परचेजेस में रिस्क बहुत कम है, तो अब मैं ये डिसाइड करूंगी कि कितना अमाउंट मेरे लिए मटेरियल है, मुझे कितना टेस्ट चेक करना है ना। यस मैम। अच्छा, प्लानिंग एक फेक चीज है यहाँ पे या कुछ रिलेवेंट रहेगा हमारे लिए प्लानिंग का? बहुत रेलेवेंट है। रिलेवेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो। अच्छा, नाउ नेक्स्ट चीज, एक बार प्लानिंग करने के बाद में एकदम फिक्स हो जाएगा क्या कि एकदम 100% प्लानिंग हमारी सही है, या फिर जब हम ऑडिट कलेक्ट कर रहे हैं? आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, रिपीट हो रही है, जस्ट वेट। अब ठीक है मैम, वो सबके माइक ऑन है, इस चक्कर में हो रही है।
ओके नाउ क्या बोल रही थी मैं? हम जब प्लानिंग कर लिया तो प्लानिंग करते ही क्या हम ये बोल सकते हैं ये प्लानिंग पूरी ऑडिट प्रोसेस के अंदर जब भी हम एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, कंक्लूजन लेंगे, अब ये 100% एकदम ऐसी ही रहने वाली है या फिर हमारी प्लानिंग चेंज भी हो सकती है? चेंज भी हो सकती है मैम। चेंज भी हो सकती है मैम, ऑडिट मैम चेंज हो सकती है। ओके, हमारी जो प्लानिंग है वो चेंज भी हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है? जब हम ऑडिट एविडेंसेस ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें एविडेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के से मैच ही नहीं मिल रहे हैं, है ना। इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग किया, जिन ट्रांजैक्शंस को चेक किया था तब हमें लग रहा था कि यस रियल में कंट्रोल्स आपके काफी अच्छे हैं, उसके हिसाब से